कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया, बिल्कुल ठीक। कैसा हो गया सर आपका इंटरव्यू? मेरा ठीक हुआ, राज शुक्ला सर का बोर्ड था, अच्छा हुआ, कॉर्डियल बोर्ड था। सर आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम विनायक कुमार है और मैंने MBBS की है, अभी जस्ट कंप्लीट किया। ओके सर, ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है, आपका कौन सा इंटरव्यू है? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू है। ओके, तो सर अगर हम बात करें आपके इंटरव्यू की, तो जैसे आपने एंटर किया तो कहाँ से आपकी इंटरव्यू की शुरुआत होती है, किस तरह से माहौल था, कैसा माहौल था? तो पहले तो गेट पे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, फिर अंदर जाने के बाद एक वेटिंग रूम में आपको बिठा दिया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स फिर चेक करे जाते हैं एंड देन आप थोड़े रिफ़्रेशमेंट्स लेते हैं, फिर आपको एक वहीं पे एक वहाँ के मेंबर होते हैं, वो आपको लेके जाते हैं, बोर्ड के पास बैठा देते हैं। तो सर ओवरऑल आपका जो इंटरव्यू था डैब बेस्ड था, करंट बेस्ड, या फिर आपका बात करें हम ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड? मेरा मिक्स ऑफ सब चीज़ें थी। मेरे को डैब से भी पूछा, मेरे से इकोनॉमी पूछी, मेरे से थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन पूछा, तो सबका थोड़ा थोड़ा मिक्स करके पूछा था मेरे से। सर आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा मेडिकल साइंस। अच्छा, मेडिकल साइंस ही ऑप्शन है आपका। तो सर मेडिकल साइंस आपने बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास में, लेकिन UPSC आपने कैसे सोचा, क्या विचार आया? मेडिकल साइंस एक मतलब ट्रीटमेंट के लिए सही है, वहाँ पे डॉक्टर बनते हैं, बट मेडिकल साइंस क्या है, हेल्थ एक इनकम्पासिंग एस्पेक्ट है और उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, न्यूट्रिशन और आपका एम्प्लॉयमेंट भी आता है, आपके बहुत सारी सैनिटेशन, सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को लगा इसमें शिफ्ट करना ज़्यादा बेहतर है और मेरे को अच्छी भी लगती थी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, सो मैंने स्विच करने का सोचा। सर फर्स्ट अटैम्प्ट में ये इंटरव्यू तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं आपकी सबसे पहले स्ट्रैटेजी जानना चाहूँगा, आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी कैसी रही थी कि आपने औरों से अलग किया था और आप प्रीलिम्स क्रैक किया, आपने मेंस क्रैक किया और देन यहाँ तक पहुँचे, तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसी रही, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बताएंगे? देखिए, कुछ ऐसे अलग स्ट्रैटेजी नहीं थी। प्रीलिम्स में सच बताऊं तो इस बार थोड़े से लकी हो गए थे। प्रीलिम्स का जैसे CSAT हो गया और GS हो गया, बस उस टाइम पे थोड़ा सा काम माइंड था और तो कुछ ऐसा खास था नहीं जो मैंने किया था। मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा पाया था, बस वही है जो पढ़ा उसको कई बार पढ़ा, रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड रख दिए। PYQ को देख के मैंने किया था कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी तो लक था मेरा, मतलब मैं सच बताऊँ। हाँ सर, क्योंकि क्या था आपकी बार तो जो प्रीलिम्स था और बाकी प्रीवियस पेपर्स के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा टफ था। हाँ जी, मतलब टफ था, ऑप्शंस ने उसको ज़्यादा टफ बनाया। हाँ। फिर CSAT थोड़ा और टफ आ गया था, तो प्रीलिम्स थोड़ा इस बार ऐसा ही था। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी कुछ बहुत अच्छी थी, बस वो तो हो गया, मतलब लक बेस में कहूँगा। मेंस में मैंने मेहनत करी थी थोड़े, वो भी बाय लक मेरे को कुछ अच्छे चैनल्स मिल गए, तो उसने काफ़ी हेल्प करी, बाकी मेरा यही था मेन। तो क्या मानना है कि UPSC लक बेस्ड है आजकल, जो जैसा पैटर्न हो रहा है, जैसा सारी चीज़ें जो चेंज हो रहा है सब कुछ, या फिर मेहनत करके, अगर लक किसी का नहीं है, मेहनत करके किया जा सकता है? नहीं, देखिए मेहनत तो लगेगी, लक आपका तभी मेरे हिसाब से काम करेगा जब आपने चीज़ें थोड़ी बहुत तो पढ़ी हों। क्योंकि इंटेलिजेंट गेसिंग, जो लक मैं कह रहा हूँ, इंटेलिजेंट गेसिंग की बात है, और वही है कि आपने काम माइंड रखा कि नहीं उस टाइम पे, स्पेशली प्रीलिम्स में, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो लक का रोल है, बट नहीं, हार्डवर्क का ज़्यादा थोड़ा रोल होगा। सर आपने अभी मेंशन किया था कि आपके कुछ चैनल्स वगैरह थे जिनको जहाँ से आपने तैयारी करी, अपनी तैयारी को बूस्ट किया था, तो मैं वो चैनल्स जानना चाहूँगा और आपके रिसोर्सेज जानना चाहूँगा। आपने कौन से रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज जो आप कह रहे हैं, वो सारी चीज़ों को किस तरह से फॉलो किया? तो 2 चैनल जो मैं रेगुलरली फॉलो करता था, एक तो डॉक्टर शिविन चौधरी सर हैं, उनका यूट्यूब चैनल, और एक IAS PCS पाठशाला करके है। तो उन्होंने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। मतलब कोई भी अगर आपको डाउट है, टॉपर्स अगर आपको लगता है हर कोई अलग अलग बता रहा है, तो आप सिर्फ उनका सुन लीजिए, मतलब काफ़ी अच्छा मेरे को लगा उन दोनों का चैनल। और मैंने फिर शिविन चौधरी सर का ही कोर्स भी लिया था, एक उन्होंने मेंस के लिए चलाया था, मैंने उनका वो कोर्स लिया था। तो ये मेरे मतलब 2 सोर्सेज को मैंने लिमिट किया अपने। सर इस सब के अलावा आपने कोई कोचिंग वगैरह कहीं से ली थी? कोचिंग मैंने जयपुर से ब्रीफली ली थी, बट फिर मैं डिसकंटिन्यू कर दी थी। तो मतलब फिर मैंने ऑनलाइन, हाँ जी, ओके, ऑनलाइन और ओवरऑल सेल्फ स्टडी ही करी थी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा सर मैं अगर बात करूँ आपके मेंस की, तो मेंस में आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग में और बाकी और सारी चीज़ें जो मेंस में होती हैं, वो अप्रोच की किस तरह से पॉइंट वाइज आपने अप्रोच फॉलो करी थी, या पैराग्राफ फॉर्मेट में, या कुछ और आपकी कुछ अलग स्ट्रेटजी थी औरों से? देखिए, अलग तो मैं ये कहूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा आंसर्स लिखे नहीं थे। मैं यही करता था कि रोज़ थोड़े बहुत आंसर लिखूंगा और उनको लिखने की बजाय स्ट्रक्चर बनाने पे फोकस ज़्यादा करूँगा कि मतलब क्या लिखना है उसमें, क्योंकि अगर आपने सोच लिया तो फिर आप लिख भी पाओगे। तो मेरी मेन स्ट्रैटेजी मेंस के लिए तो वही थी। और एथिक्स और एस्से के लिए मैंने कहा कि मैंने ये करा कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरे को लगता है कि ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका स्ट्रक्चर्ड ज़्यादा हो जाता है और मैकेनिकल से हो जाते हो, इसलिए कई बार एथिक्स और उसमें
तो अब तो नंबर कितना है किसमें वही पता लगेगा, लेकिन बाद में बट मैंने यही किया, एथिक्स और उस पर कम पढ़ा, बट जितना था वो वही IAS PCS पाठशाला से गाइडेंस ली थी, तो उसने काफ़ी हेल्प करी दोनों को कवर करने में। हाँ जी। क्या लगता है आपको एक कैंडिडेट को कितना पढ़ना चाहिए? जैसे कि रील्स वगैरह में देखा जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि हमने तो 14 घंटा पढ़ा, हमने 18 घंटे पढ़ा। क्या लगता है कि एक थोड़े से टाइम पीरियड में किया जा सकता है? देखिए मिनिमम मैं कहूँगा 6 से 8 तो रेगुलरली करना ही है, फिर उसके ऊपर जाने के लिए वो तो फिर आपको खुद ही लगने लग जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, फिर आप उससे ऊपर भी जा सकते हैं। कई टॉपर हैं, जैसे पिछले साल गरिमा लोहिया मैम थी, उन्होंने कहा कि 8 घंटे से ऊपर कभी नहीं पढ़ा, और पहले कनिष्क कटारिया सर भी थे, उन्होंने कही थी कि वो 14-15 घंटे उन्होंने मेंस के लगाए थे। तो सबका अलग अलग है, बट 6 to 8 आवर्स तो मैं कहूँगा कि होना ही चाहिए सिलेबस। ओके सर, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये मतलब क्या इसको जो है बहुत ही अच्छी बात कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 7 साल 8 साल लगाते हैं। अभी पीछे हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सन्याल जी का भी एक स्टेटमेंट आई थी, जिन्होंने कहा था कि ये इतने साल लगाना यूथ को बर्बाद कर रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, कितना टाइम पीरियड देना चाहिए एक कैंडिडेट को? मेरे हिसाब से 2 से 3 अटैम्प्ट, अगर आपका कोई बैकअप बहुत ज़्यादा नहीं है तो इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। मतलब 3 अटैम्प्ट आप मान लीजिए, और अगर आप कर सकते हैं, अगर आप में है तो आप, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैं कोई ये नहीं हो सकता कहने वाला कि किसको कितना देना चाहिए। मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं 2 से 3 से ज़्यादा नहीं दे पाता। ओके सर, एक और चीज़, क्या UPSC यूथ के लिए वर्थ इट है 7-8 साल लगाना, वो सारी चीज़ें, कि अगर नहीं यार इतना लंबा पीरियड, क्योंकि वो एक टाइम जो होता है, ये जो एज होती है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए 7-8 साल पर्सनली मुझे ज़्यादा लगते हैं, किसी को हो सकता है ना लगे, उसको वर्थ इट लगे, बट मेरे लिए थोड़े ज़्यादा हैं। 2-3 साल डेडिकेटेड अगर अच्छे से लगा के फिर आप एक बैकअप प्लान अगर रखें, फिर आप साथ में करें तो अलग बात है, क्योंकि प्राइम ईयर्स होते हैं जो आपके फिर जाते हैं, फिर बाद में बड़ा प्रेशर आता है कि अब क्या करेंगे। सो मेरा यही मानना है कि 2-3 साल अच्छे से लगा के फिर बाद में कोई प्लान भी अपना प्रिपेयर करते हैं। सर कोचिंग के बारे में क्या करना चाहेंगे? जो हाइप बना हुआ है कोचिंग जो शोर कि आओ और हम आपको IAS बना देंगे कि जैसे बिक रहा हो सारी चीज़ें कि आ जाओ और ले जाओ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए कोचिंग्स का आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन ये तो गारंटी दे सकता हूँ बना कोई कोचिंग नहीं सकती है। आपने सब अच्छे टीचर से पढ़ा है, सब अच्छा किया है, बट आप गारंटी बन जाओगे, उसकी कोई भी बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। और अगर कोई कोचिंग ऐसा कहती है कि गारंटी है, तो भाई उनसे उनकी फेलियर रेट भी पूछिए कि पासिंग रेट तो ठीक है, फेल कितने होते हैं, कितने इनरोल करते हैं, वो भी पूछना ज़रूरी है। इवन अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं तो इतने बता सकते कि भाई प्रीलिम्स में कितने होते हैं आपके यहाँ से। तो आई थिंक वो आप थोड़ा सेग्रीगेट करो कोचिंग, बट ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी कोचिंग आपको बना ही देगी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो 2024 के कैंडिडेट अब की बार, क्योंकि जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसको उनको इस टाइम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये मतलब ये जानना कि क्या नहीं करें उससे बेटर है, बहुत ज़रूरी है कि क्या करें इस बीच में, मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा सिलेबस है, सब काफ़ी सारा रिसोर्सेज है लोगों के पास में, तो क्या करना चाहिए इस बीच? देखिए जो जितना मैं अपनी समझ उससे कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया प्रीलिम्स मेरा कोई बहुत समझदारी से नहीं निकला है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम कम लग रहा है तो आप बहुत कोर एरियाज़ पे फोकस करिए। मतलब 70% स्टैटिक, 30% करंट अफेयर्स को टाइम दीजिए। और करंट अफेयर्स में अगर आपको पढ़ना है तो इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, और थोड़ा सा इन्वायरमेंट हो गई, इकोनॉमी हो गई, और क्या 1-2 सब्जेक्ट हैं, इन दोनों को तो आप पक्के से करिए। पॉलिटी को उतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, जो हम यूजुअली कर देते हैं, कि मैंने भी किया था, तो पॉलिटी को इतना देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ों को उतना नहीं है करंट अफेयर्स का, तो आप मेन स्टैटिक पे फोकस रखें, बाकी आप करंट अफेयर्स से करें, एक ही सोर्स से लगातार। सर अभी तो आप इंटरव्यू दे करके आए हैं, तो 2-3 दिन बाद रिजल्ट भी आ जाना है, क्योंकि आज लास्ट डे आज इंटरव्यू का, तो कैसा फील कर रहे हैं अभी फ़िलहाल? क्योंकि ये जो 2-3 दिन बीच जो 2-3 दिन हैं रिजल्ट के और आज के बीच में कैसा कटने वाला, क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं तो मतलब आंख बंद करके दूसरी तरफ ही देखूंगा, दोस्तों के साथ ही घूमूंगा, क्योंकि टेंशन तो होने वाली है उसका। अभी से लगने तो लगा है कि टेंशन तो होगी, तो मैं तो बस दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत टाइम पास करूँगा, बाकी तो और कुछ खास है। ओके सर, थैंक यू सर, एंड हम उम्मीद करते हैं कि आपका अगली बार लिस्ट में नाम आ जाए, एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर।